यही सब कहानी है, बरसों से पुरानी है, जिंदगी की यही नानी है। आंखों में कहाँ सब किसी के पानी है, आंखों में कहाँ जिसे कहते हैं जीवन। एक कहानी जो पढ़ी जाती है, एक कहानी जो पढ़ी जाती है सत्य होने के पहले खत्म नहीं होती, खत्म हो जाने के बाद कहानी की गंध रह जाती है। जैसे फूल झड़ जाता है गंध छोड़कर, जैसे फूल झड़ जाता है गंध छोड़कर, और रंगीन हो कुछ तो रंग छोड़ जाता है, कुछ न कुछ रह जाता है, जिसे कहते हैं जीवन, जिसे कहते हैं। इतने भोर में कुछ स्पष्ट नहीं है पर वह अस्पष्ट बहुत बेचैन है, कुछ स्पष्ट नहीं है पर वो अस्पष्ट बहुत बेचैन है। शब्दों में उतरने के लिए इतना ही तय है कि भोर हुई है और आवाज़ें अदृश्य हैं। घरों में मोटरों के चलने की आवाज़ है, इकट्ठा होते पानी की टंकियों की बुलबुल है। शहर है, पक्षी कभी कभी चहचहाते हैं, इधर कम आते हैं। कुछ है और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के साथ साथ कुछ और है, बच्चों के तैयार होकर स्कूल की तरफ भागने के साथ साथ, फाकर के लद से अखबार फेंक जाने की आवाज़ के साथ साथ, फाकर के लद से अखबार फेंक जाने की आवाज़ के साथ साथ, नल में पानी से रिसने की आवाज़ के साथ साथ, एक स्त्री के टहलने जाने की हड़बड़ी के साथ साथ, मच्छरों के उड़ने के साथ साथ। पर क्या है जो अस्पष्ट है और कागज़ पर उतरने के लिए बेचैन है, कागज़ पर उतरने के लिए बेचैन है। इतने भोर में, इतने भोर। एक और कविता है दर्जी। दर्जी, उसकी मशीन कैंची और उसके पास है फीता। दर्जी, उसके पास है मशीन, उसकी कैंची और उसके पास है फीता। वह पैर चलाता है सधे हुए और डोर लगाने के लिए बड़ी सधी उंगलियों का प्रयोग करता है। कपड़े की नाप लेते हुए, कपड़े की नाप लेते हुए दर्जी बड़े ध्यान से देखता है आदमी को। उसकी कमर, कलाई, उसके कंधे के आधार पर जानता है। दर्जी सिल रहा है कपड़े और कपड़े लड़ा रहे हैं, आ जा रहे हैं देश विदेश। दर्जी का हाथ ट्रेन में, वायुयान में, घाटी में, आसमान में। उसकी कैंची लगातार चल रही है, वो सिल रहा है, काट रहा है। दर्जी सभ्यता के भीतर एक जरूरी मशीन है जिससे आत्मा वस्त्र प्राप्त करती है। बूढ़े बूढ़े दिमाग से मैदान के हिस्से में एक छोटी जगह चुनते हैं। बूढ़े दिमाग से मैदान के हिस्से में एक छोटी जगह चुनते हैं और अपनी बेतुकी धुन में ऐसे बैठे रहते हैं गोया हरकतें उनकी दुश्मन हो, गोया हरकतें उनकी दुश्मन हो। बूढ़ा सिर्फ जरूरी हरकत करता है, बूढ़ा सिर्फ जरूरी हरकत करता है। मैं चीख कर बताता हूँ और बूढ़े का व्याकरण बदल जाता है, बूढ़े का व्याकरण। एक और कविता है नाला। चले जाओ तुम लोग पहले। नाला कविता है। शहर में कई नाले हैं, शहर में कई नाले हैं जहाँ शहर का पानी गंदगी के साथ निकलता है। शहर में कई नाले हैं जहाँ शहर का पानी गंदगी के साथ निकलता है। धोबी, नाऊ, भंगी, कूड़े पीने वाले लोगों की तरह ये गंदगी से लड़ते हुए भले कोई पेशा नहीं करते, पड़े रहते हैं, बहते हैं, बहाते हैं। हमारा शहर इन्हीं नालों की कृपा से साफ सुथरा है। हमारा शहर इन्हीं नालों की कृपा से साफ सुथरा है। नाला मॉडर्न साफ सुथरे लोगों के लिए स्वर्ग मुहैया करता है। नाला मॉडर्न साफ सुथरे लोगों के लिए स्वर्ग मुहैया करता है। अब देखिए ना नाले का ये सूरत कि नरक
कि कितना कितना स्वर्ग पैदा करता है, कि कितना स्वर्ग पैदा करता है अपने नरक के जीवन को जीकर। नाला आदमी के भीतर का बहिर्मुख अध्यात्म है। नाला आदमी के भीतर का बहिर्मुख अध्यात्म है। ये अंतरात्मा को शुद्ध और ब्रह्म के अनुकूल बनाता है। पवित्र रहो पादरी जब बोलता है तो नाला हमारे भीतर का थोड़ा और दबाव महसूस करता है। टीचर जब बच्चों को कहता है साफ कपड़े पहनो, डॉक्टर जब मरीज को कहता है साफ सफाई जरूरी है, वगैरह वगैरह, नाले सक्रिय हो जाते हैं। कभी कभी वो हड़ताल कर देते हैं, कभी कभी वो हड़ताल कर देते हैं, उनके पास उनका हाल लेने जाना पड़ता है। नाले भी मदद की दरख्वास्त करते हैं कभी कभी और काम नहीं करते हड़ताली कर्मचारियों की तरह। नाले जरूरी आइटम हैं, आइटम बनने की इच्छा रखने वाली लड़कियों और मॉडर्नों के लिए। नाले जरूरी आइटम हैं, आइटम बनने की इच्छा रखने वाली लड़कियों और मॉडर्नों के लिए, मंदिरों के देवताओं के लिए, कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों के लिए। मैं नालों का महात्म लिख रहा हूँ, आप यह न समझें मैं कोई कविता लिख रहा हूँ। हमारे समय में कविता, हमारे समय में क्रांति भी एक फैशन है। हमारे समय में क्रांति भी एक फैशन है। सत्य, अहिंसा, करुणा और दलितोद्धार, स्त्री विमर्श और गांव के प्रति जिम्मेदारी। हमारे समय में भक्ति भी एक फैशन है। हमारे समय में भक्ति भी एक फैशन है। सत्संग, ईश्वर और सद्विचार, प्रेम और मोह सभी फैशन की तरह, यहाँ तक कि गांधीवाद, यथार्थवाद, अंतिम व्यक्ति की चिंता और लाचारी। हमारा समय कुछ मुहावरों में जिंदा है। हमारा समय कुछ मुहावरों में जिंदा है। सबको प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। हर तरफ के शुभ के लिए एक दिन है। मदर डे, फादर डे, प्रेम दिवस, हिंदी दिवस और जाने कितने देश। शांति, सद्भावना और मैत्री सब मुहावरों में तब्दील हो गए हैं। सब कुछ छपे हुए आदमी कुछ शब्दों में, कुछ अंकों में, अंक कुछ व्यवसायिक में, सूचनाओं में बदल गए हैं। हमारे समय का आदमी आदमी नहीं है, वो केवल संसाधन है। हमारे समय का आदमी आदमी नहीं, वो केवल संसाधन है। किसके लिए हमारा समय, जिसके लिए हमारा समय, किसके लिए हमारा समय इसे जानता है। हम जो आदमी हैं वे नहीं जानते हम अपने समय में हैं। हम अपने समय में हैं। यह एक अनुभव नहीं, एक खबर है जो छप जाता है और हम जानते हैं कि हम हैं। हम अपने समय की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें हो सकते हैं। हमारी छोटी बड़ी एक कीमत है जिसे देखकर कोई भी हमें खरीद सकता है। हम अपने समय के ब्रह्मांड में एक कोड हैं, एक बटन है जिस पर उंगली पड़ते ही हम जीने लगते हैं और इस बटन से हमारा जीवन बंद हो जाता है। हमारा जीवन बंद हो जाता है। बस एक दो पुरानी कविता आप लोग सुन। सर ने अब जो है काव्यपाठ के समापन की बात कही है, लेकिन अध्यक्ष जी का निवेदन है कि एक आध अपनी पुरानी कविता भी सुना दीजिए। तो पुरानी एक कविता सर सुनाएंगे और उसके बाद आभार ज्ञापन होगा, कार्यक्रम समापन पर होगा। आप करेंगे, आभार ज्ञापन करेंगे। ठीक, आप लोग जो है दो छोटी कविता और एक पुरानी कविता सुन लें। उसके बाद मर गई स्त्री। उसका मुंह सांवला पड़ता जा रहा था और चेतना अशक्त हो रही थी। उसका मुंह सांवला पड़ता जा रहा था और चेतना अशक्त हो रही थी। आवाज़ क्षीण होती जा रही थी और शरीर कुछ पीला पड़ रहा था। डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था वो ठीक हो जाएगी। मेरा मन कह रहा था वो नहीं बचेगी। डॉक्टर के पास प्रकृति को नापने के अनेक संयंत्र थे,
मेरे पास कुछ भी नहीं था। डॉक्टर की बात गलत हो गई, मेरी बात सही साबित हुई। असल में डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता था, और प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। एक आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सावधान बच्चों, सावधान बच्चों, पहने रहो अपनी आंखें, कहीं वे गिर न जाए। सावधान बच्चों, पहने रहो अपनी आंखें, कहीं वे गिर न जाए। नाक कि वो बह न जाए, सिर कि वो धड़ से अलग न हो जाए। पहने रहो अपने हाथ पांव, विभिन्न अंग कहीं वे अलग न हो जाएं। असल में दुनिया का मन मैंने बड़ी उम्र में जाना कि वह अलग करने में बहुत रुचि रखती है, जोड़ने से ज़्यादा। मेरे भविष्य, मेरे बच्चों, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, तुम्हें सावधान रहने। अंतिम कविता। अंतिम कविता जो बड़ी लोगों को प्रिय है, वो आप लोगों को अच्छी लगेगी। कृपया धीरे चलिए। क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं। मुझे किसी महाकवि ने नहीं लिखा, मुझे किसी महाकवि ने नहीं लिखा सड़कों के किनारे मटमैले बोर्ड पर लाल लाल अक्षरों में, बल्कि किसी मामूली पेंटर कर्मचारी ने मजदूरी के बदले यहाँ वहाँ लिख दिया। जहाँ जहाँ पुल कमजोर थे, जहाँ जहाँ जिंदगी की भागती सड़क पर अंधा मोड़ था, त्वरित घुमाव था, घनी आबादी को चीरकर सनसनाती आगे निकल जाने की कोशिश की। बस्ता लिए छोटे बच्चों का मदरसा था, वहाँ वहाँ लोकतांत्रिक बैरियर की तरह मुझे लिखा गया। कृपया धीरे चलिए। जहाँ जहाँ अंधा मोड़ था, त्वरित घुमाव था, घनी आबादी को चीरकर सनसनाती आगे निकल जाने की कोशिश थी। बस्ता लिए छोटे बच्चों का मदरसा था, वहाँ वहाँ लोकतांत्रिक बैरियर की तरह मुझे लिखा गया। कृपया धीरे चलिए। आप की इम्पाला में जो पहले बाले वाली कंचन लता के साथ सैर पर निकले हों, आप अपनी इम्पाला में पहले बालों वाली कंचन लता के साथ सैर पर निकले हों, या ट्रक पर तरबूजों की तरह एक दूसरे से टकराते बधुआ मजदूर हों, आसाम, पंजाब, बंगाल भेजे जा रहे हों, या मेटाडोर से रंग लेने निकले हों, मैं अक्सर आपको दिखना चाहता हूं। आपको कृपया धीरे चलिए। मेरा नाम ही है साहब, मेरा नाम ही यही है साहब। मैं रोकता नहीं आपको, मैं महज मामूली हस्तक्षेप करता हूं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अविलंब पहुंचना चाहते हैं तो भी, प्रेमिका आपकी प्रतीक्षा कर रही है तो भी, IAS होना चाहते हैं तो भी, रुपयों से गोदाम भरना चाहते हैं तो भी, अपने नेता को सबसे पहले माला बनाना चाहते हैं तो भी, जिंदगी में हवा से बातें करना चाहते हैं तो भी, आत्महत्या की जल्दी है तो भी, लपक कर सब कुछ ले लेना चाहते हो तो भी, हर जगह मैं लिखा रहता हूँ। कृपया धीरे चलिए। मैं हूँ तो एक मामूली इबारत, मैं 3 शब्दों का महाकाव्य हूँ, मुझे आसानी से पढ़िए। कृपया धीरे चलिए। उठ जाएगा, बैठिए। बहुत शुक्रिया सर, गुरु जी। एक शब्द से मैंने शुरू में कहा था, हुकूमत का भी लोग धीरे बोलते हैं, बहुत गौर से सुनना पड़ता है उनको। सर का कहना था, गुरु जी का कहना था कि माइक रख दो यहीं पे, तो तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा, और सच में हाथ दर्द करने लग सकता है इतनी देर तक पकड़े पकड़े।